अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी मॉर्निंग का टाइम है, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट सबने कर लिया था। उसके बाद मैं डायरेक्ट बच्चों को मैंने इनके बाल शाल बनाए हैं और अब पढ़ने के लिए बिठा दिया है, क्योंकि कल मैंने इनको पढ़ाया नहीं था। बस मैं थोड़ा लो फील कर रही थी और तो फिर सोचा कि आज सबसे पहले इनको पढ़ाया जाए और थोड़ा शाम में भी पढ़ा लूँगी तो थोड़ा कंपनसेशन हो जाएगी। उसके बाद मैं आपसे ये बात करूँगी, कल 2 दिन हो गए मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया, क्योंकि मैं बड़ा ही लो फील कर रही थी। और वो इसलिए फ़ील कर रही थी कि मुझे कुछ 2 कमेंट्स ऐसे आए थे जिसकी वजह से मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, और वो मैं बिल्कुल भी यहाँ मेंशन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जो लोग आपको हर्ट करते हैं ना, तो उनको वो अगर आपको हर्ट करें तो कोई आपको उसका रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात करूँगी कि मेरे अब्बू हमेशा ये कहते हैं कि वो दुआएं बहुत अच्छी देते हैं। तो जब वो हमें दुआ देते हैं तो वो यही कहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करे और आपको आसानियाँ बांटने वाला बनाए। तो मुझे अपने अब्बू की ये बात बहुत अच्छी लगती है और इस बात पे हम बहुत अमल करने की कोशिश करते हैं। और ये बात है भी सच्ची कि जब आप ख़ुद किसी की लाइफ में आसानियाँ पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला भी आपकी ज़िंदगी में फिर आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देता है। तो अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी ज़िंदगी की महरूमियाँ या अपनी ज़िंदगी के कोई अगर मसले मसाइल हैं तो किसी की ज़िंदगी में उसको भरने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा ख़ुद भी सोचें, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचें, प्रोडक्टिव सोचें, तो आपकी ज़िंदगी में भी सब कुछ अच्छा होता है। तो खैर, मैंने बात करने का सिर्फ मकसद ये है कि वो जो मोहतरमा हैं उनका मकसद तो पूरा हो गया। मैं डीमोटिवेटेड हो गई और 2 दिन मेरे अच्छे नहीं गुजरे, लेकिन क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अच्छाई का भी बहुत इम्पैक्ट होता है और बुराई का भी। अगर आपको कोई, जैसे आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, तो मैं सारा दिन इतने अच्छे कमेंट्स पढ़ के बड़ा खुश फील करती हूँ और मुझे और जज्बा मिलता है और आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने का और मुझे मोटिवेशन मिलती है। इसी तरह जब आप कोई बैड कमेंट्स पढ़ लेते हैं तो फिर आप ऑफ कोर्स डीमोटिवेट हो जाते हैं और दुख आपको होता है, ठीक है। जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर अगर आपको कोई इस तरह की बात करे तो ऑफ कोर्स थोड़ी डीमोटिवेशन होती है। लेकिन खैर, आज मैंने सोचा कि नहीं भाई, उठें और जो मेरा एक सिलसिला आपके साथ बना हुआ है, जो एक फ्रेंडशिप बनी हुई है, उसको पूरा करते हैं, व्लॉग बनाते हैं और अपलोड करते हैं। तो खैर, यहाँ पर मैं अभी बच्चों को पढ़ाऊँगी, उसके बाद इनको, तब तक इनके स्नैक्स का टाइम, लंच का ही टाइम हो जाएगा, तो इनको लंच करवाऊँगी और फिर अपने बाकी जो काम हैं वो करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह घर की क्लीनिंग भी हो गई है और डस्टिंग, क्लीनिंग, बर्तन, नाश्ता, हर चीज़ हो गई है। अब लंच वगैरह ही करना है और मेरी कोई एक्टिविटी जो मैं सोचूंगी कि आज ये कर लेना चाहिए फ़ारिग टाइम में, तो मैं वो करूँगी। अच्छा जी, ये मैं बच्चों के स्लीपिंग ड्रेस लेके आई थी अलजन्नत मॉल से। अलजन्नत मॉल जीटी रोड पे है और आई गेस के रावलपिंडी में और भी जगह पे है। अब मुझे नहीं पता ये वही वाला अलजन्नत मॉल है, लेकिन खैर ये बहुत बड़ा बना हुआ है और गीगा से थोड़ा पहले ही आ जाता है। तो यहाँ पर वैसे तो मुझे इनके कपड़े कम ही पसंद थे, लेकिन ऐसे ही विज़िट एक दफ़ा किया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे ये स्लीपिंग सूट लगे और वैरायटी भी कुछ अच्छी लगी। जैसे पैंट्स अच्छी थी, स्कर्ट्स अच्छी थी बच्चियों की, तो इस तरह की कुछ चीज़ें लगी। इस दफ़ा ईद का जोड़ा भी मैंने वहीं से लिया है, तो खैर वो आपको किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मैंने स्लीपिंग ड्रेसेस लिए थे बच्चों के, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किए हुए हैं, ज़ैनब फातिमा के कॉटन के। लेकिन कॉटन के ये है कि जब वो मैंने धोए ना, तो उसके बाद उसको प्रेस करना थोड़ा टायरिंग है, तो मुझे प्रेस के बगैर कपड़े तो अच्छे नहीं लगते बच्चों के। तो इस वजह से मैं फिर ना सोचा कि इस तरह के ले आऊँ। ये जो ब्लेंडेड स्टफ़ है ये बड़ी अच्छी से धुल भी जाएगा और ये स्टेन भी नहीं इसमें ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि डिफरेंट कलर्स है ना, कलरफुल्स है। और दूसरा ये कि ये धोकर फ़ौरन 2 मिनट में प्रेस हो जाएंगे। तो डेली रूटीन पे मैं इनको ये पहनाऊँगी, वो कभी कभी पहना लेंगे। तो खैर, तो मैं तीनों के ले आई थी और इज़ा के तो 2 लेके आई थी, क्योंकि ज़ैनब फातिमा के ऑलरेडी एक हो गए हुए हैं और इज़ा के फिर मैंने 2 ले लिए थे। और प्रिंट्स यही थे। इज़ा के लिए भी मुझे कोई इतना अच्छा दिल को प्रिंट नहीं लगा, लेकिन ये कि डायनासोर्स इसको बहुत पसंद है। बेबी शार्क वाला भी था, लेकिन शार्क वाला जो था वो उसमें साइज़ नहीं था इज़ा का, वरना मैं इसका वो लेती। इसको हर चीज़ में शार्क नज़र आ जाती है। तो फातिमा का बड़ा अच्छा मिल गया था और फातिमा ज़ैनब का मैं सेम नहीं लेना चाह रही थी, और वैसे भी सच उसमें साइज़ नहीं था, तो इस वजह से फिर ज़ैनब के लिए ट्वीटी वाला ले लिया। पर खैर, बच्चों के प्रिंट्स हैं, बच्चों को पसंद आए और अच्छे लगे तो ले लिए।
तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये भी शेयर कर लूँ। और अब चलते हैं किचन की तरफ। मैंने बनानी है आज इनके लिए फ़्राइज़ एंड नगेट्स, क्योंकि बच्चे इसी चीज़ पे राज़ी इसी चीज़ पे माने हैं। और घर में बनी हुई थी कड़ी, तो वो तो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं खानी। इस वजह से मैंने सोचा कि इनको फोर्स ना किया जाए, तो इनको फ़्राइज़ एंड नगेट्स बना दिए जाएँ। रात में सोची हूँ कि फ़्राइड राइस एंड मंचूरियन बना लूँ, लेकिन वो भी डिपेंड अभी करता है अगर तो अच्छा मैंने फ़ील किया और हिम्मत भी हुई रात में कुछ फ्रेश बनाने की तो बना लूँगी, अदरवाइज़ कड़ी और चावल चलेंगे। बच्चों को फिर रात में कुछ और स्नैक्स बना लूँगी। लेकिन ये है कि फिर भी कोशिश करूँगी कि बच्चों के लिए थोड़ी एफ़र्ट कर ली जाए और इनको कुछ ना कुछ मैं बना के दे दूँ। तो यहाँ पर मैं फ़्राइज़ बना रही हूँ। अच्छा, फ़्राइज़ बना के दिखाने का मकसद ये मेरा वो नहीं है कि आपको फ़्राइज़ नहीं बनानी आती, लेकिन यहाँ पर टिप मैं एक शेयर करूँगी कि मैंने ना एक पैन में हमेशा घी रखा होता है, ऑयल सॉरी, ठीक है। तो मैं उसे फ्राइंग के लिए यूज़ करती हूँ। तो आपको जो पैन नज़र आ रहा है, इसमें मैंने हमेशा इसका लिड है और अक्सर ये मेरे ना काउंटर टॉप पे पड़ा रहता है, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह फ़्राइज़ नगेट्स इस तरह की चीज़ें खाते ही खाते हैं। तो ये मैं ऑयल जो है 15 दिन के बाद चेंज करती हूँ। और इसको अगर मुझे लगे कि जैसे जब नगेट्स किए जाए ना फ्राई, तो उसमें फिर वो क्रम्स नीचे नीचे बैठ जाते हैं, तो वो फिर उसके लिए ना मुझे इसको स्ट्रेन करना पड़ता है। स्ट्रेन करके 15 दिन के एक हफ़्ते के बाद मैंने इसको स्ट्रेन करना होता है। और इसको मैं वॉश करके कढ़ाई को, स्पून तो ज़ाहिर बात है हर अगले दिन वॉश होता ही होता है। तो कढ़ाई को वॉश करके अच्छी तरह फिर इसमें ऑयल डाल लेती हूँ। तो इस तरह ये होता है कि ये ऑयल मेरा यूज़ हो जाता है। तो इस तरह ये होता है कि बच्चों को ना कोई भी चीज़ बना के देनी बड़ी आसान होती है। अब जितनी देर में मैंने चूल्हा चलाया है ऑयल गर्म करने के लिए, उतनी देर में ही उतना ही मुझे टाइम लगा जितनी देर ऑयल गर्म होने में लगा है। तो उतनी देर में फटाफट पीलर से मैंने आलूओं को छीला है और बड़े अच्छे छिल जाते हैं। और फटाफट काटा है। इसमें मैं डालूँगी नमक और कॉर्नफ्लोर। नमक डालने से ये होता है कि फीके फीके नहीं चिप्स बनती, बड़े मज़े की सॉल्टी। ऊपर छिड़कने से बेहतर है पहले डाल लिया जाए, तो वो ज़्यादा मज़े का लगता है। उसके बाद कॉर्नफ्लोर मैं डालूँगी, क्योंकि कॉर्नफ्लोर से ना चिप्स जो है आपकी क्रंची बनती है। आपके ये नहीं होता 2 मिनट बाद ही आलू मरे मरे से हो जाए और अजीब से ही हो जाए डी शेप से, तो इससे बड़े प्यारे लगते हैं। आलूओं की शेप बरकरार रहती है खाने ठंडे होने के बाद भी। और दूसरा ये कि उस वक्त बड़े मज़े के क्रंची क्रंची लगते हैं। अगर आपको क्रंची फ्राइज़ पसंद है तो आप इस तरह कॉर्नफ्लोर लगा के उसको रख सकते हैं। अच्छा, रखना नहीं है आपने, फटाफट जैसे ही आलू ऑयल गर्म हो रहा है ना, उसी दौरान आपने ये सब कुछ करना है और फटाफट इसको फ्राइंग के लिए रख देना है। आलूओं का पानी नहीं छूटने देना चाहिए। तो बस मैं फिर इसको अब फ्राई कर लूँगी और साथ में बच्चों को नगेट्स बना के इनका प्लेटर बना दूँगी और बच्चे ये कि खुशी से खा लेंगे और इनका अच्छा मील एक टाइम का हो जाएगा। इज़ा भी यही खाएगी, ज़ैनब और फातिमा भी यही खाएंगी। तो ये देखिए इस तरह ये आलू बड़े अच्छे रहते हैं। आलू अंदर से बिल्कुल पक चुके हैं, गले हुए हैं। और कोशिश ये करें जब भी बच्चों को फ्राइज़ बना के दें ना, सॉफ्ट सी करके दें। फिर बच्चे ये है कि बड़ी आसानी से, छोटे बच्चे भी, 8-9 माह का बच्चा को भी अगर आप पकड़ा देंगे तो वो खा लेगा। तो बस यहाँ पर ये देखें, इसकी क्रंचीनेस बहुत अच्छी है। काश मैं आपको दिखा सकती और बता सकती। और ये कि शेप भी इसकी बड़ी बरकरार अच्छी रहती है। तो बस ये मैं बच्चों को खाने के लिए आज दे दूँगी और उसके बाद करते हैं अपना बाकी काम। नगेट्स भी मैंने फ्राई कर लिए थे। बच्चों को एक मैंने चिप्स का लॉट दे दिया था, वो खा रहे थे। तो ये दोबारा मैंने फिर जो बनाई हैं, तो मैंने सोचा कि जितनी देर में फ्राइज़ हो रही होंगी ठंडी, तो नगेट्स भी बन जाएं और फिर बच्चों को दूंगी। इस तरह के प्लेटर में ये कि बच्चे शौक़ से हर चीज़ खा लेते हैं। एक में केचप डाल दें, एक पार्ट में, एक में मेयोनीज़ डाल दें, तो बच्चे ज़रा खुश होकर खा लेते हैं। तो खैर अभी ये फ़्राइज़ मैंने अपने लिए रखी हुई हैं। मेरा भी आज दिल कर रहा है कि मैं फ़्राइज़ खाऊँ और ये मैं बच्चों को दूँगी और ख़ुद खाऊँगी और फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। अच्छा जी, आज दोपहर में मैंने बनाए हैं बॉइल्ड राइस। और वैसे तो मेरा दिल था कि मैं इनको बहुत ज़्यादा पका के सॉफ्ट कर लूँ, लेकिन फिर ये कि बच्चे और हस्बैंड को ना बुरे लगे, दैट्स वाई मैंने फिर इसको वैसे ही रखा है। और ये मैंने कल बनाई थी कड़ी, तो कड़ी पड़ी हुई थी तो सोचा कि इसके साथ बॉइल्ड राइस करके तो खाऊंगी, मज़े के लगेंगे। लेकिन अभी फ्राइज़ खा ली हैं बच्चों के साथ, तो बड़े अरसे बाद मैंने फ्राइज़ खाई है तो पेट अब इतना भर गया है कि मैं अब ये लंच नहीं कर पाऊंगी, ये शाम में खाऊंगी। और इसको रख देते हैं फ्रिज में।
और यहाँ पर मैंने एक लॉट कपड़ों की भी लगाई थी। तो एक बेडशीट थी बच्चों के रूम वाली, लाइट कलर था इसलिए वाइट कपड़ों के साथ डाल दी, और कुछ वाइट कपड़े थे सोचा वो धो लूँ। कुछ जो हैं वो ब्लैक, और एक मेरा कलर था ड्रेस, तो वो मैंने सोचा कि हाथ से धोऊंगी, तो वो शाम में धो लूँगी। और अभी इनको फैलाती हूँ और रेस्ट करती हूँ। और किचन भी क्लीन है, बर्तन शर्तन साथ साथ धोती रही हूँ, फ्राइज वाले भी धो लिए हैं, ये डस्टिंग वाले कपड़े भी धोए हैं, और अल्लाह का शुक्र है इनके किचन नीट एंड क्लीन है। अब बच्चे जो हैं मेरे वो बॉइल्ड राइस बहुत शौक से खाते हैं, किसी भी तरह से, लाइक सादे भी खा लेते हैं, दूध चीनी वाले भी खा लेते हैं, तो सालन वगैरह कम डाल के खाते हैं। अगर आलू गोश्त बनाओ तो फिर खा लेते हैं, कड़ी तो वो नहीं खाएंगे, तो ये दूध चावल खा लेंगे शौक से। और देखते हैं कि रात में यही चलता है या रात में कोई डिफरेंट रेसिपी बनाऊंगी, तो फिर अगर बनाई तो वीडियो भी बनाऊंगी और आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। तो बस अब मैं इन कपड़ों को बाहर फैला लूँ और फिर करेंगे थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है, और फिर कुछ कपड़े समेटने हैं, कुछ प्रेस करने हैं, तो वो काम करेंगे। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊंगी एस्टोनिश के स्प्रे के बारे में, स्टार्च स्प्रे के बारे में, क्योंकि एक दफ़ा मैंने आपके साथ शेयर किया था, हम लोग फैसलाबाद जा रहे थे ईद पे, तो मैंने अपनी पैकिंग में ये रखा था और मैंने बताया था कि लाइक कुर्ता शलवार जो मेरे हस्बैंड पहनेंगे और बच्चों के कपड़ों को भी मैं हल्की सी ये स्टार्च लगा दूंगी ताकि कपड़े जो है ना वो थोड़े अच्छे लगें, क्योंकि लॉन के कपड़ों पे अच्छी लगती है स्टार्च। लेकिन हम लोग फ्रीक्वेंटली इतना यूज़ नहीं करते, क्योंकि ना तो मेरे बच्चे इतना लॉन के कपड़े पहनते हैं, मैं अपने कपड़ों में बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती, और जो मेरे हस्बैंड हैं वो सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे शलवारें कमीज़ें पहनते हैं, लाइक ईद हो गई या कोई मेहंदी शहंदी हो गई, एंड दैट इज़ इट। तो इस वजह से फिर हम लोगों के हमें ये बनानी नहीं पड़ती, तो मैंने ये रखा होता है, ये मेरा काफ़ी देर चल जाता है। तो मेरी सब्सक्राइबर ने कहा था क्या वो मेरे कहने पे ये ले आई थी, और उन्होंने कहा था मुझे इसका यूजेज बता दें, तो आज मैं यूजेज पे बताऊंगी। इसके अलावा मैं आपको इसके कुछ गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स भी बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो इसका गुड पॉइंट है ये कि आपको कहीं अचानक जाना पड़ गया है, ठीक है, आप ने कोई कपड़े रेडी करने हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट रहती है। आप फटाफट कपड़ों पे ये लगाएं, उसको प्रेस कर लें, आपको अलग से स्टार्च बनानी नहीं पड़ेगी, माया जिसे कहते हैं वो बनानी नहीं पड़ेगी, और उसको पहले जी बनाओ, फिर उसको कपड़ों पे लगाओ, फिर कपड़ों का वेट करो कि कब ड्राई हो और कब आप फिर उनको इस्त्री करें। तो अगर अचानक से कहीं जाना है तो फिर आपके लिए बड़ी कन्वीनियंट है। अगर आपने कहीं पे जाना है, लाइक कहीं पे भी जाना है, किसी के घर जाना है, आउट ऑफ सिटी जाना है, या किसी भी एरिया में जाना है, तो आप इसको अपने बैग में रख सकते हैं और आप अपने कपड़ों पे फ्रेशली ये लगाएं और उसको प्रेस करवा लें, तो आपके कपड़े लाइक वो आप हसल से बच जाएंगे कि आपको अब माया चाहिए और इस तरह, ठीक है। तो इस तरह की जगहों पे ना ये बड़ा काम की चीज है। अब इसके जो बैड पॉइंट्स है, सबसे पहले तो मैं इसकी कॉस्ट की बात करूंगी। कॉस्ट जो है इसकी ज्यादा है, ऑफ कोर्स ये 500 की रेंज में आता है, 500-550 की रेंज में, ठीक है। कॉस्ट इसकी हो गई ज्यादा, और अब ये 550 में तकरीबन ये मेरा ख्याल है कि आपके 5 से 6 कपड़ों पे लगेगा, लाइक सूट पे लगेगा, जो शलवार कमीजें होती हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है, मैंने अभी ऐसे इसको मेजर नहीं किया, तो लेकिन ये कि ये कम कपड़ों पे लगता है, जबकि जब आप खुली माया लेते हैं तो वो तो कितनी ज्यादा आ जाती है और वो काफी कपड़ों पे लग जाती है। तो ये कॉस्ट का जो है ना, ये जो प्राइस इशू है ये बहुत ज्यादा है। अगर आपके घर में फ्रीक्वेंटली माया वाले कपड़े यूज हो रहे हैं तो फिर ये बिल्कुल भी आपके लिए रीजनेबल नहीं रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, कभी कभी यूज करना है, जैसे मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत कम माया वाले कपड़े पहनते हैं, तो इस वजह से फिर मेरे लिए ये सूटेबल है। दूसरी अगर इसका बैड पॉइंट मैं कहूंगी तो ब्लैक कपड़ों में ये सही नहीं रहेगा। अगर आपने यूज करना है व्हाइट कपड़ों में करें, लाइट कलर्स के कपड़ों में करें, डार्क कलर्स या फिर ब्लैक कपड़ों पे ना यूज करें, क्योंकि ब्लैक कपड़ों पे ना इसके स्पॉट्स मुझे लगता है कि रह जाते हैं। वो तो वैसे मैं आपको अगर बताऊं अपना लाइफ एक्सपीरियंस, तो जो खुली माया भी होती है वो भी कभी ना कभी दाग छोड़ जाती है ब्लैक कपड़ों में, या लाइक उसके पार्टिकल्स रह जाते हैं, नजर आते हैं, ठीक है। तो आप उस तरह कंपेयर इसको कर सकते हैं।
लेकिन ये कि मैं आपको पहले से बता दूं कि अगर आप मेरे कहने पे ये ले आएँ और आप बाद में कंप्लेन ना करें कि ब्लैक कपड़ों पे इसने अपना स्टेन सा छोड़ दिया, वॉश करने से वो स्टेन चला जाएगा, लेकिन जब आपने पहनने हैं तो जब आप उसको आयरन करेंगे तो फिर अगर दिखेगा तो वो ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि किसी स्पेशल जगह पे जाने के लिए ही आपने कपड़ों को ये लगाना है। ठीक है, तो ये दो इसके जो बैड पॉइंट्स हैं वो हैं कि एक तो ये महंगा पड़ेगा, दूसरा ये कि ये ब्लैक कपड़ों के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, और हाँ, ये इसके शायद बैड पॉइंट्स हैं और अभी मेरे जहन में नहीं कोई आ रहे या मैंने कोई फेस नहीं किया। बाकी इसको यूज़ कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि थोड़ी सी आपको ना आसानी हो जाए इसको यूज़ करने में, एक आइडिया मिल जाए। मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप अपने घर में ये रख सकते हैं और अचानक कहीं आने जाने के लिए, और जिस तरह की मेरी फैमिली है या मेरे हस्बैंड की लाइक पहनना ओढ़ना है, उस हिसाब से ये फिर आपके लिए ठीक रहेगा, सूटेबल रहेगा। लेकिन अगर आपके ज़्यादा कपड़े होते हैं और आपके हस्बैंड, आपके अब्बू, आपके भाई ज़्यादा माया वगैरह वाले कपड़े पहनते हैं, घर में ज़्यादा अफराद हैं जो माया वाले कपड़े पहनते हैं, तो फिर ये आपके लाइक आपको सूटेबल नहीं रहेगा। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। मेरी एक और सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं उनको कपड़े आयरन करना सिखा दूं, क्योंकि वो कहती थी कि मैं कर तो लेती हूँ लेकिन अच्छे से मुझसे नहीं होते, और भाइयों वगैरह के करने होते हैं तो वो फिर कंप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए भी ये वीडियो है और जिन्होंने स्टार्च की रिक्वेस्ट की थी उनके लिए भी ये वीडियो। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टार्च को इस तरह हमेशा यूज़ से पहले, इस पर लिखा भी होता है कि आपने थोड़ा हिलाना है, बोतल को हिला के फिर आपने क्या करना है, एकदम सारे कपड़े को स्टार्च लगा के आपने फिर नहीं प्रेस करना, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। आपने जिस जिस पार्ट को प्रेस करना है उस पार्ट पे आपने स्टार्च लगाते जाना है और इसको प्रेस करते जाना है। सबसे पहले शर्ट का हमेशा कॉलर प्रेस करते हैं, तो कॉलर में अच्छे से कर लूँगी। अच्छा, कफ और कॉलर में आगे से भी करती हूँ, पीछे से भी करती हूँ, जो चीज़ अंदर भी साइड पे भी हो जानी है ना, मैं उसको भी करती हूँ। इससे ये कि ज़रा अच्छा कॉलर प्रेस हो जाता है। दूसरी ये बात, अगर तो आप कर रहे हैं स्टार्च नहीं लगा रहे किसी शर्ट को, तो आपने तब सारी शर्ट को पानी लगा के रख देना है थोड़ी देर के लिए, लाइक 3-4 शर्टों को इकट्ठा पानी लगाएं और उसको थोड़ी देर के लिए रख दें, लेकिन पंखे के नीचे ना रखें वरना वो सूख जाएगा पानी। तो खैर, फिर एक एक शर्ट को प्रेस करना शुरू करें। अगर आप स्टार्च लगा रहे हैं तो जिस जिस पार्ट को आपने इस तरह करना है ना, उस पार्ट को आपने स्टार्च लगाते जाना है और इस तरह करते जाना है। अब यहाँ पर जो मेरी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कहा था कि कपड़े हमें प्रेस करना सिखा दें, तो देखें, सबसे पहले आपने कॉलर करना है, उसके बाद ये जो पट्टियाँ होती हैं जिस पे काज होता है और बटन लगे होते हैं, उनको करते हैं। ठीक है, उनको हम कर लेंगे। काज वाली को फ्रंट से कर लेंगे, बटन वाली को बैक से, क्योंकि फ्रंट पे तो बटन लगे हुए हैं तो वो फिर मुश्किल होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, शर्ट को इस तरह खोल के फैलाना है और सेंटर वाली इस लाइन को आपने प्रेस करना है, क्योंकि जब हम बटन बंद कर देते हैं और शर्ट को पीछे से हम प्रेस करना चाहते हैं, तो जब हम इसके ऊपर इस्त्री चलाते हैं ना, तो बटनों के निशान अक्सर शर्ट्स पे आ जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए आपने इसको पहले उल्टी साइड से ही प्रेस कर देना, या सीधी साइड से, बैक साइड से खोल के कर लें। ठीक है, उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको फिर बटन जब बंद कर लेंगी तो फिर आपको ये वाला पार्ट जो है ना वो इस तरह नहीं करना पड़ेगा, पहले से हुआ होगा तो आपको बिल्कुल भी इसको इस तरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह ये होगा, कभी भी बटन के निशान काले काले इस तरह जब उस पर बटन पे लगती है ना बैक साइड से, तो वो काला निशान वहाँ पे छोड़ जाती है, तो वो कभी भी नहीं ऐसे होगा। ठीक है, ये एक ट्रिक है और आपने इसी तरह शर्ट को प्रेस करना है। उसके बाद जो होती है हमारी शोल्डर वाली, लाइक जहाँ पर अक्सर सिलाई होती है लड़कों के शर्ट्स की, ठीक है, आपने उसको इस तरह सही रख के बिछाना है, ये वाली सिलाई यहाँ पर होती है, तो उसको प्रेस कर देना है। अच्छा, ये आप कॉलर के फ़ौरन बाद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह करती हूँ तो मैं आपको इसी तरह बता रही हूँ, तो मेरा सीक्वेंस यही होता है। तो इस पार्ट को आपने प्रेस करना है, और ये हमारे जो अब्बू लोग होते हैं, भाई लोग होते हैं, इनकी शर्ट्स पे भी जो कमीज़ शलवार होती है वो भी सेम यही पैटर्न होगा। शलवार की मैं आपको इसलिए नहीं बता रही, और पैंट्स की के पैंट्स करना इजी होता है, लेकिन ये जो शर्ट होती है ना, सबसे टफ यही काम होता है, कमीज़ ले लें या पैंट्स वाली के साथ शर्ट ले लें, तो बस ये अच्छी से प्रेस हुई हो ना पैंट्स और शलवारें तो ईजी होती हैं।
तो खैर ये थोड़ा टेक्निकल काम होता है। उसके बाद मैं करती हूँ स्लीव्स। अब शर्ट का आपने बटन बंद कर लेना है, उसके बाद आपने आ जाना है स्लीव्स पे। स्लीव्स के सारे बटन आप खोल लें, अच्छे से इसके कफ अंदर बाहर से आपने प्रेस करने। और जैसा मैं आपको बताती जा रही हूँ, स्टार्च साथ साथ लगाती जा रही हूँ, ठीक है। अगर आपने स्टार्च वाली नहीं करनी, सादी पानी वाली करनी है, तो उसका सीक्वेंस यही होगा कि आप बस सीधे सीधे उसको प्रेस करते जाए। अच्छा, यहाँ पर एक सिलाई होती है, 2 सिलाइयाँ होती हैं, इसको आप फ्रंट पे कर लें, कमीज़ के फ्रंट वाली साइड से भी और बाजुओं से भी फ्रंट पे कर लें। और आपने एक अच्छी सी क्रीज़ बनानी है, हाथों का इस्तेमाल करते हुए अच्छे से कपड़े को फैला लेना है, ताकि जब आप इस्त्री करें ना, तो इसको साथ साथ हाथों का इस्तेमाल करते जाएं और कपड़े को सीधा करते जाएं। तो फिर इस तरह ये कि आपके रिंकल्स वगैरह सारे ख़त्म हो जाएंगे और शर्ट बहुत अच्छे से प्रेस होगी। क्योंकि भाइयों ने ऑफ कोर्स ऑफिस जाना है, जॉब पे जाना है, बाहर अंदर जाना है, तो इसलिए उनके कपड़े अच्छे से प्रेस होने चाहिए। मैं अपने कपड़ों की इतनी केयर नहीं करती, लेकिन अपने हस्बैंड के कपड़ों की बहुत केयर करती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने ऑफिस में जाना है एंड ही इज़ द बॉस। उनका लाइक अपना ऑफिस है, अपना बिजनेस है, तो फिर उनके लाइक कपड़े बिल्कुल कोई रिंकल्स नहीं होने चाहिए उनके कपड़ों पे। तो बड़े ध्यान से बड़ा टाइम लगा के मैं करती हूँ। और ऑफ कोर्स इस तरह की शर्ट्स पे टाइम तो लगता है, लेकिन ये है कि फिर जब वो ऑफिस में बैठते हैं तो एक अच्छी लुक आती है। तो खैर आपने दोनों स्लीव्स को प्रेस कर लेना है, ठीक है। मैंने आलमोस्ट एक स्लीव को प्रेस कर लिया है, अब मैं दूसरे को कर लूँगी। ये तो थोड़ा बहुत पानी रह जाता है ना, उसकी खैर होती है, वो हवा वगैरह लगने से ड्राई हो जाता है। बस मेक श्योर कि आपकी शर्ट में कोई रिंकल ना हो और अच्छे से प्रेस की हो। और अब आपने क्या करना है, मैंने दोनों स्लीव्स कर लिए, दूसरा स्लीव मैंने नहीं दिखाया। तो अब मैंने फ्रंट को बिल्कुल खोल लेना है और अच्छे से इसकी सारी सिलवटें वगैरह दूर कर लेनी है, बिल्कुल सीधा सीधा इसको बिछा लेना है। और कॉलर को हम कर लेंगे बंद, ठीक है, ताकि मैक्सिमम एरिया जो कॉलर के इर्द गिर्द होता है वो अच्छे से आयरन हो जाए और उसमें कोई सलवट ना हो। ये वाली साइड तो पहले से ही हमने कर ली थी, तो अब बस हम नीचे से करना शुरू करेंगे। और इस तरह मैं लंबाई के रुख इसको हाथ को ऐसे मूव कर रही हूँ कि ये ज़्यादा एरिया में लगे, क्योंकि इसका ना जो स्प्रे है ना वो इतना फैला हुआ नहीं निकल रहा, स्ट्रीम की तरह निकल रहा है। तो इस वजह से मैं फिर इसको लंबाई की रुख ऐसे ऐसे हाथ को मूव करती जा रही हूँ ताकि मैक्सिमम एरिया पे ये लग जाए। बस अब हम इसको आयरन करेंगे। और दूसरा ये कि अभी आपको थोड़े निशान नज़र आएंगे, वो इसलिए हैं कि मैंने आयरन को थोड़ा स्लो रखा हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत डर आता है कि हस्बैंड के कपड़े जल ना जाएं। और इनके ऑफ कोर्स ये ब्रांड से लेते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं, तो बस मुझे ये होता है कि ख़राब ना हो जाएं। तो दैट्स वाई मैंने इस्त्री को रखा हुआ है मीडियम उस पर, ताकि ये जले नहीं, ठीक है। तो आपको अगर थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा है तो वो हवा जब लगेगी वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये कि मैं मेक श्योर कर लेती हूँ कि इसमें रिंकल्स वगैरह ना हो। बस फ्रंट आलमोस्ट मैंने कर लिया है। और क्योंकि मेजर काम जब पट्टी भी हो जाती, बाजू, कॉलर, पीछे से तीरा, हर चीज़ हो जाती है, तो फिर बहुत कम टाइम रह जाता है और बहुत ही ईजी हो जाता है। बाजू, कॉलर और पट्टी को अगर अच्छे से आप कर लेंगे तो बाकी तो बहुत आसानी हो जाती है। तो बस अब मैं बैक साइड पे कर लूँगी इसको और हमारी जो शर्ट है वो आयरन हो जाएगी। अगर कमीज़ है लाइक शलवार के साथ पहनने वाली, तो फिर ऑफ कोर्स टाइम भी ज़्यादा लगेगा और वो थोड़ा सा लंबाई में चली जाएगी। वो नीचे से घेर सिंपल होता है, उसमें कोई टेक्निकलिटी की ऐसी ज़रूरत नहीं। तो ये देखें, शर्ट हमारी प्रेस हो गई है, इस तरह की ये लग रही है। अब आपको आई होप कि स्टार्च स्प्रे यूज़ करने का तरीका भी आ गया होगा और शर्ट किस तरह प्रेस करनी है उसका तरीका भी आ गया होगा। मैंने डिटेल से एक एक चीज़ बताई है और इसी को आपने फॉलो करना है। और मैं काफ़ी अर्से से इसी तरह कपड़े जो है वो प्रेस करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह देखने में, पहनने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो या ये थी शर्ट। अच्छा जी, ये मेरी आयरन के बारे में भी 2-3 लोगों ने मुझसे पूछा था कि कौन सी आयरन है, कैसे काम करती है, कैसी चलती है। तो मैं बता दूं, ये पैनासोनिक की आयरन है, ठीक है। और इसका जो नंबर है वो ये है NY 317W। अब ये इसका आई गेस के मॉडल नंबर है, क्योंकि मेरे पास इसका बॉक्स नहीं है, ये काफ़ी पुरानी है, इसको 3-4 साल हो गए हैं, तो इस वजह से मेरे पास वो चीज़ें सेव नहीं है। लेकिन या ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे दुबई से और उनको काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ी थी वहाँ से। उनको एक्चुअली वो गए हुए थे दुबई, तो मैं जब भी उनकी पैकिंग करती हूँ तो उनको हमेशा कपड़े आयरन करके देती हूँ। तो उनको बस हल्की सी क्रीज
रिमूव करवानी थी और उन्होंने कहा कि लॉन्ड्री वहाँ पे एक्सपेंसिव है, तो इस वजह से मैंने फिर परचेज़ कर ली एक आयरन कि मैं इसको यूज़ करूँगा और घर में भी काम आ जाएगी। तो खैर उन्होंने तब ये परचेज़ की थी और इसकी प्राइस उन्होंने मुझे बताई थी 3-4 साल पहले। मेरा ख्याल है वो कह रहे थे ये मुझे 2000 रुपये की पड़ी है। तो खैर मैंने पाकिस्तान में किसी ऐसे ही शॉपिंग करते हुए किसी जगह इस तरह की पड़ी देखी है, आई गेस मेट्रो पे या आई डोंट नो, लेकिन किसी जगह मैंने देखी है। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इस मॉडल की अगर आप कहीं पे गूगल करेंगे या दराज पे या कहीं पे मेट्रो वगैरह पे तो शायद मिल जाए। ये बड़ी ही अच्छी रहती है, ठीक है, और लाइट वेट है, आपका हाथ नहीं थकता क्योंकि कपड़े इस्त्री करना ऑफ कोर्स एक टायरिंग काम है और ऊपर से अगर इस्त्री भारी हो तो बहुत मुश्किल होती है। कॉटन के कपड़े, हर तरह के कपड़े ये इतने अच्छे कर देती है प्रेस, लाइक कमी नहीं फील होती कि जो आम हमारी रूटीन की भारी वाली इस्त्री होती है उससे करें या इससे करें कोई ऐसा फर्क नहीं है। लाइट वेट है और बड़ी इजीली ये इससे कपड़े प्रेस हो जाते हैं। तो या मैं इसको रिकमेंड करूंगी। नंबर मैंने आपको बता दिया इसका, और पैनासोनिक की है। प्राइस अब अल्लाह जाने कि इसकी क्या प्राइस होगी, लेकिन ये अच्छा काम करती है। बाकी ये है कि आप मार्केट वगैरह में जाके देख सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड और या कोई सजेशंस हैं तो आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव एंड मोटिवेशनल वीडियोज़। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।